नमस्कार, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज हम सभी पाठ सीरीज के फूल लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का भावार्थ और परिचय पढ़ते हैं। भावार्थ क्या है, परिचय क्या है, पाठ परिचय क्या है, क्रम से चलेंगे। सबसे पहले हम सभी पढ़ेंगे पाठ परिचय। आइए देखते हैं पाठ परिचय। सीरीज के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित प्रकृति प्रेम से परिपूर्ण ललित रचना निबंध है। ललित निबंध है, यह निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। इसमें लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल फूलों का संदौर बिखेर रहे सीरीज के माध्यम से मनुष्य की जीने की अजय इच्छा को प्रतिपादित किया है। मनुष्य की जीने की जो अजय इच्छा है उसको प्रतिपादित किया है। अगर लेखक परिचय की बात करें, लेखक परिचय इस तरह से हो सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में छपरा में हुआ था। छपरा नामक स्थान पर हुआ था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में हुई। उन्होंने काशी महाविद्यालय से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात 1930 में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसी वर्ष शांति निकेतन में हिंदी अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्थापित किया था, उसमें हिंदी के अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। सन 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। सन 1960 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इन्हें जो है पंजाब विश्वविद्यालय के चंडीगढ़ के विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। तत्पश्चात यहाँ से अवकाश लेकर ये भारत सरकार की हिंदी विषयक समितियों में योजनाओं से जुड़े रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि दी। किसकी उपाधि? डीलिट की उपाधि दी। मानद उपाधि से अलंकृत किया। इन्हें मानद उपाधि, डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत भी किया। आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। भारत सरकार ने इनकी साहित्य साधना को परखते समय हुए इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी सुशोभित किया। पद्म भूषण भी साथ में दिया गया। सन 79 में दिल्ली में अपना उत्कृष्ट साहित्य सौंपकर चिर निद्रा में लीन हो गए। कब हुए चिर निद्रा में लीन? उत्कृष्ट साहित्य को छोड़कर कब हुए चिर निद्रा में लीन? 1979 में चिर निद्रा में लीन हो गए, अर्थात दिवंगत हो गए। इसी तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख रचनाएं जो इस तरह से हैं। निबंध संग्रह की बात करें तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। इस तरह से उपन्यास की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये सभी रचनाएं बहुत ही पूछी जाती हैं। अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके साथ आलोचना पे इन्होंने कुछ काम किया। हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा। और क्या लिखा? हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास लिखा, सूर साहित्य लिखा, कबीर लिखा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप लिखा, नाथ संप्रदाय लिखा। इस तरह से कालिदास की लालित योजना भी इन्होंने आलोचना ग्रंथ के रूप में लिखा। संपादित ग्रंथ जो इनका है, इन्होंने जिन ग्रंथों का संपादन किया, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियां, संपादित पत्र पत्रिका जो इनकी है, विश्व भारती और शांति निकेतन। इस तरह से पाठ का भावार्थ अब शुरू करते हैं। पाठ के भावार्थ में देखते हैं कि सीरीज के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित प्रकृति प्रेम से परिपूर्ण निबंध, प्रकृति प्रेम से परिपूर्ण सना हुआ ललित निबंध है।
लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल फूलों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की जीने की अजय इच्छा को दर्शाया है। सांसारिक कलह के बीच रहते हुए धैर्यपूर्वक लोक चिंता में लीन कर्तव्यशील बने रहने का महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। लेखक जहाँ बैठकर लेख लिख रहा है लेखक जहाँ बैठकर लेख लिख रहा है उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे शिरीष के फूल थे। शिरीष के फूल थे। अनेक पेड़ जेठ की जलती दोपहर में भी झूम रहे थे। वे नीचे से ऊपर तक फूलों से लदे हुए थे। बहुत कम ऐसे पेड़ होते हैं जो प्रचंड गर्मी में भी महीनों तक फूलों से लदे रहते हैं। कनेर और अमलतास भी गर्मी में फूलते हैं, लेकिन केवल 15-20 दिन के लिए। बसंत ऋतु में पलाश का पेड़ भी केवल कुछ दिनों के लिए फूलता है, पर फिर से ठुंठ हो जाता है। लेखक का मानना है कि ऐसे कुछ देर फूलने वालों से तो न फूलने वाले अच्छे हैं। शिरीष का पेड़ बसंत के आते ही फूलों से लद जाता है। फूलों से क्या होता है? लद जाता है। और आषाढ़ तक निश्चित रूप से फूलों से यूं ही भरा रहता है। कभी कभी तो भादो मास तक भी फूलता रहता है। भीषण गर्मी में भी शिरीष का पेड़ अत्यंत हरा भरा रहता है। कालजयी अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ता रहता है। शिरीष के फूल लेखक के हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। पुराने समय में कल्याणकारी और शुभ समझे जाने वाले शिरीष के छायादार पेड़ों को लोग अपनी चहार दीवारी के पास लगाना पसंद करते थे। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाम और शिरीष के छायादार हरे भरे पेड़ निश्चित रूप से बहुत सुंदर लगते हैं। शिरीष की डालियां अवश्य कुछ कमजोर होती हैं, पर इतनी कमजोर नहीं होती कि उन पर झूले ही न डाले जा सकें। शिरीष के फूल बहुत कोमल होते हैं। कालिदास का मानना है कि महाकवि कालिदास का मानना है कि इसके फूल केवल भंवरों के कोमल पैरों का ही दबाव सहन कर सकते हैं। पंछियों के भार को तो वे बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। इस तरह से इसके फूल चाहे बहुत नर्म होते हैं, लेकिन इसके फल बहुत सख्त होते हैं। वे तो साल भर बीत जाने पर भी कभी कभी पेड़ों पर लटक कर खड़खड़ाते रहते हैं। लेखक का मानना है कि वे उन नेताओं की तरह हैं जो जमाने का दुख नहीं देखते और जब तक नए लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते। लेखक को आश्चर्य होता है कि पुराने की यह अधिकार इच्छा समाप्त क्यों नहीं होती। बुढ़ापा और मृत्यु तो सभी को आना है। शिरीष के फूलों को झड़ना ही होता है, पर पता नहीं वे अड़े क्यों रहते हैं। वे मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि उन्हें मरना नहीं है। इस संसार में अमर होकर तो कोई नहीं आया है। काल देवता की नज़र से तो कोई भी नहीं बच पाता। शिरीष का पेड़ ऐसा है जो सुख दुख में सरलता से हार नहीं मानता। जब धरती सूर्य की तेज गर्मी से दहक रही होती है, तब भी वह पता नहीं उससे रस प्राप्त करके किस प्रकार जीवित रहता है। किसी वनस्पति शास्त्रियों ने लेखक को बताया है कि वह वायुमंडल से अपना रस प्राप्त कर लेता है। लेखक की मान्यता है कि कबीर और कालिदास भी शिरीष की तरह बेपरवाह रहे होंगे, क्योंकि जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता वह फक्कड़ नहीं बन सकता। शिरीष के फूल भी फक्कड़पन की मस्ती लेकर झूमते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में महाराज दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनाया, पर उन्हें बार बार यही लगता था कि इसमें कुछ रह गया है, कोई अधूरापन है। काफ़ी देर के बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में वे शिरीष के फूल बनाना तो भूल ही गए थे। इस तरह से कालिदास की तरह हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी कुछ कुछ अनासक्त थे। शिरीष का पेड़ किसी अवधूत की तरह लेखक के हृदय में तरंगे जगाता है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है। ऐसा कहना
करना सबके लिए संभव नहीं होता। हमारे देश में महात्मा गांधी भी ऐसे ही थे। वह भी शीरीष की तरह वायुमंडल से रस खींचकर अत्यंत कोमल और अत्यंत कठोर हो गए थे। लेखक जब कभी शीरीष को देखता है, उसे हृदय से निकलती आवाज सुनाई देती है कि अब वह अवधूत यहाँ नहीं है, कि अब वह अवधूत यहाँ नहीं है। इस तरह से आज का यह कालांश यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि इसी तरह हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप समय से विषय को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।